नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश करने से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली हम ट्वेल्थ में जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? बेसिकली ट्वेल्थ में जो स्टडी करना है वो ऑल ओवर चार्ज के बारे में स्टडी करना है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में कैसा स्टडी किया? चार्ज को स्टैटिक रख के स्टडी किया। तो स्टैटिक रख के चार्ज, अगर जो चार्ज स्टैटिक है तो स्टैटिक चार्ज बाबू क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेनेवर चार्ज इन मोशन। और मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? तो कितने टाइप्स के मोशन होते हैं बाबू? आप लोग जानते हो, 2 टाइप्स का मोशन होता है। फर्स्ट क्या, कौन सा टाइप का? यूनिफॉर्म मोशन। एंड सेकंड वन कौन सा होगा बाबू? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर चार्ज में क्या आ गया बाबू? मोशन आ गया। मोशन कैसा आ गया? यूनिफॉर्म मोशन आ गया। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर चार्ज में आ गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। एंड व्हेनेवर चार्ज एक्सेलरेटेड, यानी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन यानी कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हेनेवर चार्ज इज एक्सेलरेटेड इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, आप लोग जानते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस? चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं वो कौन सा फोर्स होते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है बाबू? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और हम लोग जो अभी तक पिछले 11th में जो हम लोगों ने फोर्स के बारे में स्टडी किया था, वो किस फोर्स के बारे में स्टडी किया था? मास के कारण लगने वाला फोर्स। और मास के कारण लगने वाला फोर्स कौन सा होता है बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है बाबू? ऑलवेज अट्रैक्टिव। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो अट्रैक्शन कब होता है? जब चार्ज क्या हो? डिसिमिलर हो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्ज रहे तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और सिमिलर चार्ज के बीच क्या हो जाएगा? रिपल्सन। सिमिलर चार्ज मींस क्या? पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बाबू? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है बाबू? चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज ऑल ओवर 12th में ही चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में आप लोग क्या जानते हो? चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? 2 टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा चार्ज होता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज। एंड दूसरा क्या होता है बाबू? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, चार्ज क्या है? चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप ऑन पार्टिकल बाय रबिंग प्रोसेस। चार्ज क्या होता है? अगर दो बॉडी को क्या किया जाए बाबू? रब किया जाए तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? रब कर सकता है। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो। और सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है? ये चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स जो होता है वो कौन सा फोर्स होता है बाबू? इस फोर्स को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस फोर्स से बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाबू? अट्रैक्टिव और क्या होते हैं बाबू? रिपल्सिव। अट्रैक्टिव का फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज क्या हो? डिसिमिलर हो, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो। और रिपल्सिव का लगेगा सिमिलर चार्ज पॉजिटिव के बीच, या हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव के बीच। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगेगा बाबू? रिपल्सन का फोर्स लगेगा। चलिए, अच्छा, चार्ज के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। चार्ज कैसा बिहेवियर होता है? इसका बिहेवियर कैसा होता है बाबू? इनवेरिएंट होता है। चार्ज कैसा होता है? इनवेरिएंट। अच्छा, इनवेरिएंट लिखने का क्या मींस है? कि चार्ज नहीं बदलता है। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएंट कैसा टर्म होता है बाबू? वेरिएंट रिस्पेक्टिव टर्म होता है, यानी किसके रिस्पेक्ट में चार्ज वेरी नहीं करेगा? तो स्पीड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट होता है? विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड।
तो अगर किसी बॉडी का हम स्पीड इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसमें मौजूद होने वाला चार्ज में ना तो कोई कमी होगी और ना ही कोई क्या होगी बाबू, बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर मैं मास की यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ, अगर मैं मास के बारे में चर्चा करूं तो मास कैसा होता है बाबू, मास कैसा होता है, मास क्या होता है बाबू, वेरिएंट होता है, वेरिएंट होता है, यानी स्पीड बढ़ाने के साथ मास बढ़ जाता है। यानी अब स्पीड के साथ मास बढ़ता है, लेकिन किस स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, तो वो स्पीड होता है कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट के स्पीड के कंपेयर में अगर मैं किसी बॉडी का स्पीड इंक्रीज करता हूं तो उसके मास में चेंज आ जाता है। बट दिस स्पीड जो हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, इस स्पीड में मास में कोई चेंज नहीं होता। इसके लिए आप लोग आगे पढ़ोगे, साइक्लोट्रॉन में एक फार्मूला आने वाला है कि m इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये जो मास होता है इस मास को बोला जाता है बाबू क्या, डायनामिक मास, डायनामिक मास। और इस मास को क्या बोला जाता है बाबू, रेस्ट मास, मास इन रेस्ट। और ये क्या होता है बाबू, c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी अगर मैं किसी बॉडी में कितना वेलोसिटी दूं कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी v इक्वल्स टू क्या हो जाए, c, यानी c स्क्वायर हो जाए, और c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और m नॉट अपॉन 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, इनफाइनाइट। यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करे, वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करे, तो हमारा जो मास हो जाएगा वो मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी मास कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेरिएंट। अच्छा, हम लोग क्या जानते थे, रेस्ट मास, अगर जो कोई चार्ज रेस्ट में रहे तो रेस्ट चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, इफ लिखते हैं, मैं लिखता हूं मैं, इफ चार्ज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में रहे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर चार्ज में क्या गया बाबू, रेस्ट की जगह क्या गया, इफ चार्ज इन मोशन, चार्ज में क्या गया बाबू, मोशन आ गया। अच्छा, मोशन कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन क्या, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकेंड वन कौन सा बाबू, नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो स्टैटिक चार्ज, क्या चार्ज इन रेस्ट मींस कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज। इस चार्ज को कौन सा चार्ज बोल सकते हो बाबू, स्टैटिक चार्ज। चार्ज इन रेस्ट मींस क्या, कौन सा चार्ज बाबू, चार्ज इन रेस्ट मींस कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर चार्ज में मोशन आ गया, और मोशन कैसा आ गया, यूनिफॉर्म मोशन आ गया। कैसा मोशन आ गया बाबू, यूनिफॉर्म, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एज वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अगर चार्ज में नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस कैसा बाबू, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर चार्ज में एक्सेलरेशन आ गया तो ये क्या जनरेट करना शुरू कर देगा बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अभी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में बाबू, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, तो हमको क्या लाना पड़ेगा, चार्ज में क्या लाना पड़ेगा बाबू, मोशन। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिख सकते हैं बाबू, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया।
टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या जानते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बोलता हूं डेल्टा क्यू चार्ज passes through any cross section area in delta t time, then करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, देन करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन करंट I इक्वल्स टू, I क्या है वो, करंट लिख देता हूं, करंट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या बताता है, चेंज को बताता है, और डेल्टा टी क्या बताता है, चेंज को, किसके, चार्ज के फ्लो रेट में चेंज को बता रहा है यहाँ पे। तो ये जो करंट निकलता है बाबू, ये कौन सा करंट निकलता है, एवरेज करंट निकलता है। ये कौन सा करंट निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस करंट इज एवरेज करंट, दिस करंट इज एवरेज करंट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है और आप लोग जानते हैं अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मैं अगर बात करता हूं दिस वन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड दिस इज बी, तो अगर यहां से चार्जेस डेल्टा क्यू चार्ज अगर पास करता है, यहां से यहां तक पास करने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लगा, और यहां पे चार्ज मान लीजिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे चार्ज यहाँ पे Q2 उसको बोलता हूँ और इसको क्या बोलता हूँ Q1, और टाइम यहाँ पे बोलता हूँ T1, और यहाँ पे क्या बोलता हूँ टाइम T2। तो डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को, यानी क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। चलिए ये करंट कौन सा निकलता है, हमारा एवरेज करंट निकलता है। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, एवरेज करंट मींस आप लोग थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली रिलेट कर सकते होंगे। जैसे आप लोग कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते थे तो उसमें आप लोग क्या ड्रॉ करते थे, सेकंड ड्रॉ करते थे, सेकंड यानी 2 पॉइंट से होके जो ग्राफ सर्कल में जैसे ड्रॉ करते थे तो इसमें 2 पॉइंट आने वाला, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, इसका ग्राफ किससे रिलेटेड हो जाएगा, सेकंड से। अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस करंट को आप ग्राफिकली किससे रिलेट कर सकते हो, टेंजेंट से। वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू बताएगा। हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का करंट होता है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी टाइम जो है, टाइम चेंज को क्या करना पड़ेगा, वेरी वेरी स्मॉल करना पड़ेगा। और वेरी वेरी स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज लिमिट का यूज करेंगे। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंस्टेंटेनियस, यानी किस करंट की बात किया जा रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट की बात किया जा रहा है। आई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी को क्या किया जा रहा है, जीरो के अप्रोच किया जा रहा है, जीरो नहीं किया जा रहा है, समथिंग अपॉन जीरो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वो क्या है, जीरो, मतलब उससे अब छोटा नहीं कर सकते। अगर मैं किसी टाइम को छोटा कर रहे हैं तो अगर उसे छोटा करेंगे तो वो नेक्स्ट अगला छोटा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो जस्ट जीरो को अप्रोच करने वाला, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, इस चीज को हम क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, d अपॉन dt। यानी I इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय dt, और यहां पे क्या है q। यानी I इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये करंट कब देगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this is average current and this one is a instantaneous current, very very important। अच्छा, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए और मैं इसको रफ करता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे करता हूँ।
चलिए मैंने रख कर दिया यहाँ पे। हमारा क्या है बाबू, एवरेज करंट का क्या है वैल्यू, डी क्यू अपॉन सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस करंट का क्या है वैल्यू बाबू, डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा ये करंट क्या बता रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बता रहा है बाबू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या बता रहा है बाबू, जनरली करंट क्या बता रहा है मेरा, करंट क्या हुआ, हमको इसको मैंने क्या डेफिनेशन में लिखा है, टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट क्या है, मैं लिखता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा मैं रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहा हूं, यानी समय के साथ चार्ज क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ पे चार्ज का मैंने क्या बताया था कि चार्ज में अगर मोशन हो रहा है, चार्ज में यानी क्या, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इन मोशन। चार्ज में क्या हो रहा है बाबू, चार्ज में क्या हो रहा है, मोशन। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, चार्ज में मोशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। अब मोशन अगर हमारा देखते हैं, अगर मोशन मेरा कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज में मोशन हो और मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा करंट होगा बाबू, डीसी करंट। कौन सा करंट, डीसी करंट। डीसी करंट, डीसी करंट को क्या बोला जाता है, कौन सा करंट, डीसी करंट मींस कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। चलिए अब डायरेक्ट करंट तो हो गया, अब अगर इसका मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, और यूनिफॉर्म मोशन क्या कैसा हो बाबू, वन डायमेंशनल का। अगर वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन हो तो वो क्या कैसा करंट देगा, वो कैसा करंट देगा, प्योर डीसी, प्योर डीसी, प्योर डीसी। अगर मोशन कैसा हो गया, टू डायमेंशनल, मोशन कैसा हो गया बाबू, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल आप लोग अच्छे से क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, थ्री डायमेंशनल यहाँ पे मैं करता हूँ। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन हुआ तो कैसा करंट जनरेट हुआ, प्योर डीसी। अगर टू डायमेंशनल करंट, टू डायमेंशनल मोशन हुआ किसमें, चार्ज में, तो कैसा करंट जनरेट होगा, पल्स, पल्स, पल्स ऑफ डीसी करंट, ऑफ डीसी, यानी पल्सेटिंग डीसी जनरेट होगा, यानी कैसा, इस तरीके का पल्सेटिंग डीसी। और डायरेक्ट करंट कैसा बाबू, डायरेक्ट, ये कैसा हो गया, डायरेक्ट डीसी, डायरेक्ट करंट का ये क्या हो गया, डायरेक्ट, और इसमें क्या जनरेट हो रहा है, पल्स जनरेट हो रहा है। चलिए अगर थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया, अगर उसमें कैसा मोशन हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया, तो वो जनरेट क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी। कैसा, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग डीसी। चलिए ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। अगर मोशन हो, कैसा मोशन हो बाबू, सर्कुलर मोशन हो, कैसा मोशन हो, सर्कुलर मोशन, यानी ना सर्कुलर मोशन। अगर चार्ज में कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया तो वो क्या जनरेट करता है बाबू, एसी करंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एसी करंट जनरेट करता है, यानी एसी करंट मींस कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अगर इस चार्ज में क्या हो गया, एसएचएम हो गया, एसएचएम हो गया, तो ये कौन सा करंट जनरेट करेगा, एडी करंट। चलिए ये तो थोड़ा सा कुछ चार्ज के बारे में, मैं चार्ज मूव कर रहा है, मोशन चार्ज किसमें है, मोशन में, और चार्ज में मोशन, टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने थोड़ा सा बिहेवियर बताया कि किस तरीके का मोशन होने पे कैसा करंट जनरेट करेगा। एक्चुअली अब हम लोग समझते हैं ये करंट क्या होता है बाबू, ये करंट क्या होता है। तो करंट को हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि करंट क्या होता है बाबू, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। करंट क्या होता है, हम करंट को रिलेट करके समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो अब यहाँ पे समझिए, मैंने दो करंट आपको बताया था, कौन कौन सा करंट बताया था बाबू, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा जैसे आप लोग घर में यूज करते हो सेल वाली बैटरी जो होती है, टॉर्च में जो मोस्टली यूज किया जाता है, तो उसके अभी कभी आपने टर्मिनल को टच किया होगा तो चार्ज तो फ्लो हो रहा है, चार्ज तो मतलब जैसे ही उसके पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया तो किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, चार्ज होता है। अगर किसी कंडक्टर से टच किया गया, लेकिन आपको वहां पे शॉक नहीं लगता है, वहां पे आपको क्या नहीं लगता
लगता है बाबू, शॉक नहीं लगता। लेकिन वही आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड में अगर जो नेकेड हैंड से उसको टच करो या नेकेड वायर को टच करो तो आपको क्या लगेगा, एक शॉक लगेगा। वो शॉक क्या होता है बाबू, वो एनर्जी का, हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि कोई पर्सन काफी वीक हो गया है और काफी कमजोर हो गया और उसको कहां पे ले जाया जा रहा है बाबू, डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। तो जैसे उसको डॉक्टर के पास लाया जा रहा है तो डॉक्टर बोल रहा है ये काफी कमजोर हो चुका है और इसे मुझे ग्लूकोज की सुई लगानी है या एनर्जी की सुई लगानी है। तो ठीक है, एनर्जी का इसको, ठीक है, एनर्जी का एक बोतल इसको दे दिया जाए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब उस एक 5 एनर्जी की बोतल को, उसको बोलते हैं ये पूरा एक एनर्जी का मतलब डोज देने का, एनर्जी के एक बोतल का डोज देने में मुझे 10 आवर का टाइम लगेगा। तो ठीक है, बोला गया ओके डॉक्टर साहब इसको 10 आवर में 1 डोज ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड कीजिए। तो उसको पढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसमें उसका एनर्जी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर अचानक से कोई आए और बोले कि विद इन 5 मिनट इसको 20 एनर्जी का डोज दे दो, विद इन 5 मिनट इसको क्या 5 मिनट में उसको 20 एनर्जी का डोज दे दो, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को बियर नहीं कर पाएगा। और बियर नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी का क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लास्ट। तो वही हम जैसे ही नेकेड हैंड से अगर जो किसी बोर्ड को टच करते हैं तो एनर्जी का फ्लो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस फ्लो हो जाता है। और उस इंस्टेंटेनियस एनर्जी के फ्लो को हम लोग बियर नहीं, हमारा बॉडी बियर नहीं कर पाता और हमको क्या फील होता है बाबू, एक शॉक फील होता है। तो यानी यहाँ पे जो आया है, हमको जो शॉक लगता है वो इस कारण लगता है। वो कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस, dq अपॉन dt, यानी काफी स्मॉल टाइम में काफी हैवी चार्ज का फ्लो हो जाता है। काफी स्मॉल टाइम में क्या हो जाता है, काफी हैवी चार्ज का फ्लो हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है बाबू, आराम से टाइम गैप के साथ चार्ज का फ्लो हो रहा है। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 0.001 मिलीसेकंड मान लीजिए, तो वहां पे वो जो करंट देगा वो कैसा देगा, काफी इंपल्सिव रिस्पांस देगा और वहां पे क्या होगा, एनर्जी का काफी हैवी फ्लो होगा। चलिए, ये मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और मैं इसको रख कर रहा हूं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो हम लोगों ने क्या देखा बाबू, I इक्वल्स टू I एवरेज इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या देखा, dq अपॉन dt एंड I इंस्टेंटेनियस क्या देखा बाबू, dq अपॉन dt। I एवरेज डेल्टा q अपॉन डेल्टा t और I इंस्टेंटेनियस हमने क्या देखा, dq अपॉन dt। चलिए, अगर मैं ये फार्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं कि करंट I इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय T। तो ये जो करंट, ये I इक्वल्स टू Q बाय T जो होता है, ये किस करंट के बारे में बात किया जा रहा है, दिस वन इज ए कांस्टेंट करंट। कौन सा करंट बाबू, कांस्टेंट करंट। ध्यान रखना, ये किस करंट के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, कांस्टेंट करंट। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बाबू, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय T को क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। यानी मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, कूलम पर सेकेंड। और इस कूलम पर सेकेंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं। और एम्पियर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बाबू, ए से, एम्पियर आप लोग जानते हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या, एम्पियर, सॉरी हाँ, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए से लिखता तो वो साइंटिस्ट का नाम हो जाता, वो यूनिट नहीं रिप्रेजेंट होता। और सिंबॉलिकली मैं किसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ए। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग जानते हो, ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है बाबू, फंडामेंटल। आप लोग जानते हो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होता है बाबू, फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, टाइम फिर फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ये चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एम्पियर। और ये किस में हुआ, इन एसआई सिस्टम में। ये किस सिस्टम में हुआ, एसआई सिस्टम में। तो
यूनिट की अगर जो मैं बात करता हूँ, यूनिट की बात करता हूँ, तो अगर मैं इन एसआई सिस्टम की बात करूं, एसआई सिस्टम द इंटरनेशनल एसआई सिस्टम की बात करूं तो क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से। अगर मैं इन सीजीएस सिस्टम की बात करूं, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है बाबू बायोट। क्या होता है बाबू, बायोट, या स्मॉल से यहाँ पे बायो, और या इसी को क्या बोला जाता है, ESU, या इसी को बोला जाता है एम्पियर, एम्पियर। तीनों एक ही नाम है, बायोट बोलो या ESU बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या एयर एम्पियर बोलो, ए बी एम्पियर। अच्छा, थोड़ा सा रिलेशन हम देखते हैं कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो मैं अगर रिलेशन की बात करूं तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1/10 बायोट। 1 एम्पियर इक्वल्स टू कितना, 1/10 बायोट बोलिए, या बायोट को आप क्या लिख सकते हो, बायोट को क्या लिख सकते हो, ESU बोलिए, या फिर क्या बोलिए, एम्पियर, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1 एम्पियर ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन किसमें, ये क्या हो गया बाबू, रिलेशन बिटवीन SI एंड सीजीएस। कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ सकता है। अच्छा, इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए और मैं इसको रब करता हूं। तो हम लोगों ने बाबू क्या देखा, I इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, करंट इक्वल्स टू क्या, Q/T, और ये क्या होता है बाबू, Q क्या होता है बाबू, चार्ज। हम इसको चार्ज नहीं, चार्ज कैरियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, चार्ज कैरियर। ये सॉरी, क्यू क्या होता है बाबू, चार्ज। अच्छा, ये किसी भी कंडक्ट, अगर जो किसी मटेरियल की मैं बात करूं तो मटेरियल के अंदर ये जो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में आप लोग क्या जानते हो, चार्ज कितने टाइप से आपने अब जस्ट मैंने बताया था और आप लोग पढ़े भी हो। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मींस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज मींस क्या हो गया, पॉजिट्रॉन या क्या प्रोटॉन कह सकते हो। चलिए, तो अगर मैं किसी कंडक्टर की मैं बात करूं तो कंडक्टर यानी क्या, मेटल। तो जो कंडक्टर होते हैं, फर्स्ट टाइप के कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। जो कंडक्टर होते हैं, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज को डिटेल से पढ़ोगे। तो कंडक्टर में जो कैरियर होते हैं, कौन सा कैरियर, चार्ज कैरियर। कंडक्टर के जो चार्ज कैरियर होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी किस टाइप के, ये कौन सा कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप के कंडक्टर को हम किस नाम से जानते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं बाबू, मेटल। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मेटल में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, अगर मैं बात करूं किसकी बाबू, सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आगे आप लोग पढ़िएगा, चैप्टर है इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर, तो उसमें पढ़िएगा कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, करंट जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण भी होता है और होल्स के फ्लो के कारण भी होता है। होल्स ऐसे होता नहीं है, ये एक मात्र परसेप्शन है। चलिए, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं यानी सॉल्यूशन की बात करूं यानी लिक्विड की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करूं, तो इसमें क्या होते हैं बाबू, चार्ज कैरियर, इसमें क्या होते हैं, आयंस। इसमें क्या होते हैं, आयंस। आयंस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, जैसे कॉपर सल्फेट का मैं सॉल्यूशन हूं, तो कॉपर सल्फेट में क्या हो जाता है वो Cu++ NaSO4-।
तो उसमें पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होते हैं। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में क्या होता है बाबू? अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में जो होते हैं बाबू, गैसेस में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग इजी बता सकते हो कि फर्स्ट टाइप के कंडक्टर जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी इसको क्या बोल सकते हैं? लिक्विड। लिक्विड में क्या होते हैं? आयंस। और आयंस कौन कौन सा? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। अगर मैं बात करूं गैसेस की तो गैसेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कीजिए और मैं इसको रख करके फिर आगे बढ़ता हूं। तो हम लोग बाबू ने क्या देखा? I इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई T। और इन कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है बाबू? कंडक्टर की मैं बात करूं तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट टाइप के कंडक्टर यानी कौन सी कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं? मेटल का बात कर रहा हूं। कौन सा कंडक्टर? फर्स्ट टाइप कंडक्टर या बोलिए या क्या बोलिए? मेटल। तो मेटल में जो चार्ज कैरियर होते हैं, यहां ये क्या है बाबू? चार्ज कैरियर। चार्ज कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब हम लोग I इक्वल्स टू क्या बोलते हैं? I इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पढ़ा? Q बाई T और Q बाई T और Q का क्या हुआ बाबू? कूलम। कूलम अपॉन सेकेंड। यानी एक सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है, तो करंट का जो अमाउंट होता है वो करंट का अमाउंट कितना होता है बाबू? 1 एम्पियर। हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 एम्पियर क्या होता है बाबू? 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। अच्छा, ये 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर जो मैं कूलम यहाँ चार्ज की बात कर रहा हूँ और कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? अगर 1 सेकंड की मैं बात करूँ तो 1 सेकंड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो एक होता है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? हाउ मेनी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस? एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड सो मेनी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर जो मैं यूज करूं, मैं बात करूं किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े बाबू? Q इक्वल्स टू n इंटू ई। Q इक्वल्स टू n इंटू ई। मार्कर काम नहीं कर रहा था वो। क्या पढ़े थे बाबू? Q इक्वल्स टू n इंटू ई। अच्छा, अगर मैं कितनी चार्ज की बात कर रहा हूँ? 1 कूलम चार्ज का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे Q की जगह क्या कर दिया? 1 कूलम, या 1 कूलम की जगह -1 कूलम ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो -1 कूलम चार्ज में हम देखते हैं n, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप लोग पढ़े हो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज? देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बाबू? -1 कूलम अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻19 अपॉन 1.6। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻80। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू? 6.25 इंटू 10⁻80। मतलब काफी हैवी अमाउंट हो गई 10⁻18 के पावर। यानी 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन, यानी 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोग एक तो क्वेश्चन करते हैं। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूं Q equals to 40 square plus 5t plus 4 if Q equals to 40 square plus 5t plus 4 then find
करंट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इसी में दो क्वेश्चन कर लीजिए। देन फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ए करके और बी करके इसमें फाइंड कीजिए। फाइंड द एवरेज करंट, फाइंड द एवरेज करंट 0 to 2 सेकेंड। चलिए ये देखते हैं 0 to 2 सेकेंड। इसका आप लोग टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा और आप लोग कॉपी कीजिएगा। पहले खुद से टाइम लीजिए सफिशिएंट और आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सिर्फ कॉपी कीजिएगा तो ये क्या होगा, अक्षम अपराध हो जाएगा, तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। आप लोग पहले से जब तक गलत नहीं कीजिएगा तब तक सही नहीं सीख पाइएगा। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं अभी बना रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है बाबू, Q इक्वल्स टू क्या है 4, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। Q इक्वल्स टू कितना है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तो यहाँ पे जो क्या फाइंड करने के लिए करंट फाइंड करने दिया जा रहा है और कब फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। और आप लोग जानते हो I इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या लिखा था बाबू, dq अपॉन dt। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, d अपॉन dt 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। आई होप यू नो द डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे, तो इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 4 और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू 3 इंटू टी, सॉरी 2 इंटू टी और प्लस डी बाई डी टी 5t का क्या हो जाएगा 5 कांस्टेंट आउट, डी टी बाई डी टी फिर से क्या हो गया 1 और 4 कांस्टेंट का क्या हो गया 0 प्लस 0। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 8t प्लस 5। और हमको कब पूछ रहा है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो हम लेते हैं एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। क्या हो जाएगा बाबू 8 इंटू 4 प्लस 5, 8 4 जा 32 प्लस 5 यानी कितना हो गया 37 एम्पियर। ये आंसर है, यानी 37 एम्पियर का 4 सेकेंड में क्या होगा करंट फ्लो होगा। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है बाबू एवरेज करंट। आप लोग मैथ कर लीजिएगा कि आपका आंसर यही आया। एवरेज करंट की बात किया जा रहा है तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज करंट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और हमने आपको क्या बताया था, ये भी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एवरेज करंट के लिए हमने क्या लिखा था, आई एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखे थे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा क्यू का 0 to 2, तो जब 0 सेकेंड में कितना ठीक है, यहाँ पे चार्ज किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है Q इक्वल्स टू क्या है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तो हम देखते हैं कि 0 सेकेंड में, तो 0 सेकेंड में क्या हो जाएगा बाबू Q1 का वैल्यू Q1 क्या का एट 0 टाइम पे क्या हो जाएगा Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अगर जो t का वैल्यू 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन हाँ यही है। और अगर जो मैं 2 सेकेंड की बात करूं Q कब एट 2 सेकेंड की बात करूं तो t की जगह मुझे कितना पुट करना पड़ेगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा बाबू 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 4, और ये कितना आ गया बाबू, ये कितना आ गया ये आ गया 16 प्लस 14, और ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 30। अच्छा Q2 का वैल्यू कितना आ गया बाबू 30, और Q1 का वैल्यू कितना आ गया, तो Q2 इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू मेरा 30 कूलम, और Q1 इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू मेरा 4 कूलम। और टाइम दिया हुआ है तो आप लोग हम लोग इजीली फार्मूला में अप्लाई करते हैं। यहाँ इसको क्या डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं बाबू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा Q2 की जगह हम लोग पुट करते हैं आई एवरेज
इक्वल्स टू कितना निकल गया बाबू, Q2 का वैल्यू कितना निकला है 30 माइनस 4 अपॉन कितना हो गया बाबू T2 कितना है 2 माइनस 0, यानी ये कितना हो गया 30 में 4 गया तो कितना बच गया बाबू 26 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 30। तो मैं अगर एवरेज की करंट की बात करूं तो कितना 13 एम्पियर। अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट दोनों आप देख चुके हो सॉल्यूशन को, तो अपने सॉल्यूशन से इसको मैच कीजिएगा और चेक कीजिएगा। और मैं इसको रख करता हूं और फिर मैं आगे टॉपिक पे इसको करना है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे बाबू इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ये एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होता है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर होता है या स्केलर। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी होता है। तो बेहतर समझने के लिए इस एग्जांपल को समझिए। अगर किसी वायर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक दूसरे वायर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस दोनों वायर के बीच एंगल कितना है बाबू 60 डिग्री। एंगल हमने कितना ले लिया 60 डिग्री। और यहाँ से पास करने वाला करंट कितना हो जाएगा बाबू 3 + 5, यानी यहाँ से पास करने वाला कितना हो जाएगा, इस वायर से पास करने वाला करंट कितना हो जाएगा 5 + 3 कितना 8 एम्पियर। इस चीज़ को समझते हो। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसी को फिर से बनाऊँ, और अभी भी इस वायर से कितना एम्पियर का आ रहा है 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस वायर से कितना एम्पियर का करंट आ रहा है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस वायर से फ्लो होने वाला करंट अभी भी कितना रहेगा बाबू, इस वायर से इस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, अभी भी कितना होगा 8 एम्पियर। और हमने अभी जो एंगल लिया था इस दोनों वायर के बीच कितना लिया था 90 डिग्री। तो क्या ये एंगल चेंज करने से यहाँ पे एंगल मैंने कितना लिया 60 डिग्री लिया और यहाँ पे एंगल हमने कितना लिया 90 डिग्री। क्या इस एंगल का इफेक्ट इस करंट पे पड़ रहा है, इस करंट पे? तो नहीं पड़ रहा है। क्या डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। अगर 3 एम्पियर का इधर आ रहा है, 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो 8 एम्पियर इधर जाना ही पड़ेगा। तो डायरेक्शन का तो इफेक्ट पड़ रहा है, बट किसका इफेक्ट, लेकिन हम इसको ऐड करने में किसका यूज कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8। लेकिन एडिशन का जो यहाँ पे रूल हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है, बट डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। तो वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हो, वेक्टर कैसे क्वांटिटी होते हैं, क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। और स्केलर में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसमें डायरेक्शन करंट कैसा क्वांटिटी होता है, करंट में तो क्या हुआ डायरेक्शन तो है, करंट में क्या हुआ बाबू डायरेक्शन है, लेकिन इसका ऑपरेशन कैसा हो रहा है सिंपल अलजेब्रिक। कैसा ऑपरेशन हो रहा है, सिंपल अलजेब्राइक ऑपरेशन। सिंपल अलजेब्रिक मतलब 3 + 5 = मैंने क्या किया 8 किया, यानी इसको सिंपल रूल के सिंपल अलजेब्रिक रूल के हेल्प से इसका जो हो रहा है ऑपरेशन किया जा रहा है। यानी इसमें कोई भी वेक्टर एडिशन का यूज नहीं हो रहा है, यानी वेक्टर ऑपरेशन का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो हम करंट को कैसा क्वांटिटी मान के चलेंगे बाबू, स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर ऑपरेशन होता, डायरेक्शन का फर्क पड़ने से अगर जो मैं इसको एज ए वेक्टर ट्रीट करता, तो यहाँ एंगल 60 डिग्री है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है और दोनों के एम्पलीट्यूड यहाँ पे फिर क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो सिंपल अलजेब्राइक रूल को फॉलो कर रहा है। तो करंट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली में ये क्वांटिटी अगर एक्चुअल में जो अगर जो सोचा जाए तो ये कैसा क्वांटिटी होता है बाबू, टेंसर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। करंट जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है वेक्टर में। तो अगर आपको ऑप्शन में वेक्टर और स्केलर से दिया हुआ है तो अब तो आप स्केलर बोल सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको वेक्टर, स्केलर और टेंसर भी दिया हुआ तो उस टाइम के लिए सही क्या हो जाएगा, कौन सा क्वांटिटी सही हो जाएगा, टेंसर। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है बाबू, टेंसर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन का होता है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वो किसके हेल्प से होता है, सिंपल अलजेब्राइक ऑपरेशन के हेल्प से होता है। अब हम समझते हैं कोई भी कंडक्टर की अगर तो मैं बात करूं तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है बाबू। अगर मैं किसी कंडक्टर की मैं बात करूं
तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि मेटल मैं फर्स्ट टाइप कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अगर कोई कंडक्टर आइसोलेटेड रखा हुआ है, अगर कोई कंडक्टर आइसोलेटेड रखा हुआ है और मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं बाबू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या है, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं चार्ज फ्लो होता है, तो कंडक्टर के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं पॉजिट्रॉन की बात करूं या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर मैं पॉजिट्रॉन की बात करूं और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात करूं तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस एक्सटर्नल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो कैसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखा गया है तो इसके जितने भी फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस, कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री चार्जेस होता है। जैसे मैं बात करूं कि 1 ग्राम कॉपर में ही कितना फ्री चार्ज होता है, अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो 1 ग्राम कॉपर में फ्री चार्ज जो होते हैं वो होते हैं 6.023 × 10⁻23, मतलब काफी हैवी अमाउंट में फ्री चार्ज होते हैं। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो सारा पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू करेगा और यहाँ पे आके एक्युमुलेट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज मूव कंडक्टर के अंदर से करना शुरू किया, और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में सारा नेगेटिव चार्ज मूव करना शुरू हो गया और सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो गया। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कब तक होते रहा, जब तक इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पॉजिट्रॉन यहाँ पे आ गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो इस इफेक्ट के कारण क्या देखा गया बाबू, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जो एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ये कौन सा था, ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स हो जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, ई इंड्यूस्ड। तो ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंड्यूस्ड हो जाता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या बनाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर कितना हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। तो इसी कारण किसी भी कंडक्टर, किस कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये कंडक्टर कैसा रखा है, आइसोलेटेड, अलग कंडक्टर। तो इन आइसोलेटेड कंडक्टर लिख देता हूं, इन आइसोलेटेड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, किस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं इसी कंडक्टर को किसी एनर्जी सोर्स से जोड़ दूं, तो एनर्जी सोर्स से जोड़ने के लिए मुझे इसको किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी से। बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर जो कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखता है कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। बैटरी किस चीज का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। बहुत सारे बुक में भी लिखा रहता है कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। बैटरी जो होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं अगर किसी कंडक्टर को किससे कनेक्टेड किया जाए, बैटरी से कनेक्टेड किया जाए। यानी अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस चीज को आप अच्छे से समझिए, अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसको जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसको किससे कनेक्ट किया बाबू, बैटरी से। अब ये कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, इस कंडक्टर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। और मैं बोलता हूं बैटरी का पोटेंशियल कितना है बाबू, बैटरी का पोटेंशियल, मैं बोलता हूं बैटरी का पोटेंशियल V है। तो V पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, इस लोअर पोटेंशियल, ये इधर वाला क्या हो गया लोअर पोटेंशियल, और इधर वाला क्या हो गया बाबू हायर पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल ये पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये V क्या है बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्या, लोअर पोटेंशियल के कंपेयर में हायर पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। चलिए
पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी अगर मैं इसको जीरो बोलूं, यहाँ इधर का नेगेटिव लोअर पोटेंशियल का मैं पोटेंशियल जीरो बोलूं, तो हायर पोटेंशियल का पोटेंशियल हमको कितना मानना पड़ेगा, भी पोटेंशियल मानना पड़ेगा। तो वायर से कनेक्टेड है और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाबू, भी, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये जिस कनेक्टिंग वायर के जरिए जुड़ा हुआ है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, कंडक्टर। सबसे पहले ये समझना, ये क्या है बाबू, कंडक्टर। कंडक्टर यानी किसी भी मेटल के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, और ये मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का काम होता है, इलेक्ट्रॉन काम करता है एनर्जी कैरियर का, एनर्जी कैरियर का, वो एनर्जी को ढोने का काम करता है, यानी यहाँ से एनर्जी ले जाएगा, यहाँ एनर्जी लेके आया और एनर्जी को यहाँ कंडक्टर के अंदर ले गया और सारी एनर्जी को यहाँ पे खर्च कर दिया। जैसे कोई सामान हम लोग ट्रक से ले जाते हैं, जैसे ट्रक में सामान लोड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते लास्ट में ट्रक खाली करके फिर से वापस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वही ट्रक का रोल प्ले करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ से एनर्जी ले गया, एनर्जी का यूज किया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और ट्रक खाली किया और फिर से लूज एनर्जी करके ये कहाँ पे आ गया, लोअर पोटेंशियल के पास आ गया। फिर से बैटरी उसको क्या दिया, एनर्जी दिया और फिर से वो एनर्जी लेके गया फिर से। तो ये कंडक्टर की, मैं यहाँ पे जो कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मेटल की कंडक्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको आप ट्रीट कर सकते हो कैसा, एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे क्या हो गया बाबू, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनर्जी जैसे आया, अगर यहाँ पे क्या है बाबू, पॉजिट्रॉन मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का फ्लो कैसे, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, यहाँ पे एक्युमुलेशन नहीं होगा, नेगेटिव का एक्युमुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको पाथ मिला हुआ है। ये इस पाथ से, अगर यहाँ आइसोलेटेड में क्या हुआ था, यहाँ पे सारा पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनेट आउट हो गए थे। अगर इधर से जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सारा पॉजिटिव अगर जो जा रहा है, अगर सारा पॉजिटिव जा रहा है तो वो यहाँ पे जाके जमा नहीं होगा। क्यों नहीं जमा होगा बाबू, क्योंकि अगर जो यहाँ पे उसको क्या मिल चुका है, कनेक्टिंग पाथ मिल चुका है, ये इस पाथ होके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एस्टेब्लिश हो गया। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, उसके अंदर जो ये चार्ज कैरियर यहाँ पोटेंशियल है और ये क्या है बाबू, पॉजिट्रॉन है। तो इसके अंदर क्या आ गया, हमारा जो ये बैटरी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस चीज को अच्छे से समझिए, ये बैटरी लगा हुआ है। और बैटरी क्या होता है बाबू, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस सोर्स ऑफ एनर्जी को कैरी करने वाला कौन होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है। और इस एनर्जी का हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उसी एनर्जी का यूज कर लेता है। जैसे यहाँ से केमिकल एनर्जी, बैटरी के पास कौन सा है, केमिकल एनर्जी, उसको यहाँ पे ले गया और यहाँ पे वो ही एनर्जी को उसने किस में दिया, अगर लाइट में दिया तो लाइट एनर्जी के रूप में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को दिया। अगर जो वो इलेक्ट्रिक सर्किट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां से एनर्जी का यूज लाइट के फॉर्म में हो गया। अगर यहाँ पे फैन लगा हुआ है तो कौन सा एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बाबू, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग जानते हो पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल V है और यहाँ पे चार्ज कैरियर E है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू, E इंटू V। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को अच्छे से समझिए। इस पोटेंशियल एनर्जी का कौन यूज किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज किया। और इलेक्ट्रिकल में जिस तरीके का हमने सर्किट लगाया उस तरीके से एनर्जी से पंखा चला यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और सारा एनर्जी खत्म करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दिया। यानी इस चीज को अच्छे से समझिए। बैटरी मेरा क्या होता है बाबू, सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज कैरियर, ये एनर्जी कैरियर यानी एनर्जी को ढोने वाला होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई भी यहाँ पे जो मेरा कंडक्टर है वो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड है, फैन है, लाइट है। तो बैटरी ने क्या किया, एनर्जी दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चला और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे एनर्जी लेके आया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ, उस एनर्जी का उस इलेक्ट्रिकल सर्किट ने यूज किया। और एनर्जी के बारे में आप लोग क्या जानते हो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी हमारा जो बैटरी का जो पोटेंशियल एनर्जी था, इस एनर्जी का कुछ भाग तो पहले किस चीज में वर्क किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश करने में वर्क किया। बाकी का रिमेनिंग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो लाया गया एनर्जी था उसका एनर्जी किसने किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट ने किया। उस एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया। फैन है तो उस एनर्जी को मैकेनिकली
वही वर्क मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चलते चलते उसने अपने सारे एनर्जी को खत्म कर दिया और फिर से बैटरी के पास आ गए। बैटरी ने फिर उसको एनर्जी दिया और वो फिर एनर्जी के लेके चला और इस तरीके से ये होते रहता है। तो ये एक्चुअली कंडक्टर के अंदर होता है, ये उसका बिहेवियर। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चलता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर कोई कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है तो कंडक्टर में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स के होते हैं, आप लोग जानते हो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंडक्टर में वेरी लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कॉपर, मैंने अभी एग्जांपल से समझाया कि 1 ग्राम कॉपर की मैं बात करूं तो उसमें काफी हैवी मात्रा में 10⁻29 के पावर में उसमें क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। तो काफी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं कंडक्टर के अंदर। तो ये क्या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल मूव करते हैं। वो अगर जो कोई कंडक्टर रखा हुआ है विदाउट बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है, फिर भी उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करते रहते हैं। तो क्या इसके मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है? नहीं, इसके मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, इस चीज को हम थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से क्यों नहीं मूव होता है। चलिए इस चीज को हम लोग अभी जस्ट कर रहे हैं, सीखने वाले हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर जो बात करूं, अगर कोई कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है और ये किस पे रखा हुआ है बाबू, एट रूम टेम्परेचर। किस पे रखा हुआ है, एट रूम टेम्परेचर। ये कंडक्टर रखा हुआ है और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। और कंडक्टर को मैंने किस पे रखा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर करने का मतलब कितना बाबू, हम लोग ट्रीट कर सकते हैं 305। अच्छा, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का ये फ्री इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं और टेम्परेचर हीट एनर्जी के रूप में उसको यूज करते हैं। और जैसे हीट एनर्जी को के रूप में इलेक्ट्रॉन उसका यूज किए तो उसके पास क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाता है, क्या होता है बाबू, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाता है, 3/2 kT। किसके इक्वल हो जाता है बाबू, 3/2 kT। तो यहां से अगर जो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी v² क्या हो जाएगा बाबू, 3kT/m। यानी मैं अगर जो v की बात करूं तो v क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट v क्या हो जाएगा, √3kT/m। और इसका वैल्यू कितना होता है बाबू अगर मैं यहाँ पे m क्या है बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं बात करता हूँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये t क्या है बाबू, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, आप लोग जानते हो, 9.1 × 10⁻³ kg। अगर मैं इसका वैल्यू पुट करता हूं तो ये वेलोसिटी कितना आ जाता है, ये आ जाता है 10⁵ मीटर/सेकेंड। यानी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, अगर जो कोई कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो इसके अंदर ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड, ये कौन सा स्पीड होता है, इस स्पीड को बोला जाता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसको बोला जाता है। तो ये VRMS स्पीड कितना होता है, 10⁵ मीटर होता है स्पीड होता है। यानी अगर जो कोई यहाँ पे कोई कंडक्टर है, सॉरी कोई चार्ज कैरियर है, अगर इसके अंदर कितनी स्पीड है बाबू, 10⁵ मीटर, तो ये चला, ये चला। अब इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर है, तो सारे फ्री चार्ज कैरियर इसी स्पीड के जरिए इसके अंदर मूव करते रहते हैं। तो आपस में उनका क्या होते रहता है, कॉलिजन होते रहता है। वो पूरा घूमते रहते हैं एक दूसरे से, कॉलिजन किया यानी आया इधर आया, यहाँ आया, इधर आया, इधर आया, और नेट फिर से वापस वही पोजीशन को, उसी पोजीशन पे फिर से वापस वही उसी पोजीशन पे पहुंच गए। यानी स्पीड तो है, स्पीड क्या है, वेरी है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे अगर जो मैं बात करूं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी वेलोसिटी तो क्या है, काफी है। वेलोसिटी क्या है बाबू, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, सॉरी स्पीड क्या है, वेरी हाई है। स्पीड क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई। बट वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी क्या है, इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, 0 है।
वेलोसिटी क्या है 0, यानी स्पीड इज मच मच ग्रेटर देन हियर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखते हैं वेरी वेरी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए कि अगर कोई रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर रखा हुआ है तो उसका जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी के कंपेयर में वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, और स्पीड कितना होता है 10⁵ या किसी किसी बुक में 10⁴ मीटर पर सेकेंड के भी ऑर्डर में इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन घटना क्या होती है जब इसको हम किसी सोर्स से यानी एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड करते हैं तो क्या हो जाता है इसके अंदर एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और पहले इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, मैं इसको रख करता हूँ फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड कंडक्टर के अंदर कितना हो गया बाबू 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर जो जब हम इसको क्या करते हैं किसी एनर्जी सोर्स के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बाबू एनर्जी सोर्स से जैसे किसी कंडक्टर को हमने अटैच किया, ये हमारा क्या है बाबू कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को जैसे ही हमने क्या किया एक बैटरी से कनेक्टेड किया, आप लोग समझ चुके हो। यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल हमने कितना लिया V, यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, और इसका पोटेंशियल हाइट पोटेंशियल कितना है V, तो यहाँ के भी पोटेंशियल कितना हो गया 0, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया V, और यहाँ का पोटेंशियल 0, और इसके कारण इसके अंदर में क्या एस्टेब्लिश हो गया बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या एस्टेब्लिश हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे बना देता हूँ, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब क्या होता है उसके अंदर जो स्पीड था उसमें यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था बाबू 0, बट यहाँ पे सर्टेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ जाता है, यानी कॉलिजन अगर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और ये बहुत सारे इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन है, तो वो पाथ ट्रेवल किया सॉरी कंडक्टर के अंदर ही रहना है, ट्रेवल किया और नेट यहाँ पे पहुंच गया, यानी यहाँ से चला और पहुंच कहाँ पे गया यहाँ पे, यानी ये इनिशियल पोजीशन ए मैं इसको लेता हूँ और फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या बोलता हूँ बी, यानी इसमें सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये सर्टेन क्या आ गया बाबू डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आया, डिस्प्लेसमेंट आया और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन जो चला था, यहाँ पे हम पॉजिट्रॉन की बात करें ना कि इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो पॉजिट्रॉन में नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट आ गया, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें क्या आ गया वेलोसिटी आ गया, यानी मैंने जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलता हूँ बाबू, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलता हूँ d, मान लीजिए इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला d, तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या आ गई v = d/t, यानी वेलोसिटी इंड्यूस हो गया इसके अंदर, और इसी वेलोसिटी को बोला जाता है कौन सा वेलोसिटी बाबू, इसी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को कौन सा बोला जाता है बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये स्पीड के कंपेयर में काफी कम होता है, काफी स्मॉलर होता है, तो ड्रिफ्ट जो स्पीड आया ये किसकी वजह से आया बाबू, ये बैटरी, यहाँ पे क्या कनेक्टेड था बैटरी के कारण क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, किसके अंदर इस बैटरी के कारण इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज कैरियर में यानी पॉजिट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिट्रॉन में नेट डिस्प्लेसमेंट अकर हो गया, और उसके कारण उसमें क्या आ गया वेलोसिटी आ गया, इनिशियल टाइम में वेलोसिटी कितना था 0 था, बट यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, और इस वेलोसिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है vd से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो स्पीड के कंपेयर में काफी कम होता है, मिनिमम होता है, स्पीड के कंपेयर में क्या होता है काफी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफी क्या होता है बाबू मिनिमम होता है। तो यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू कीजिए। यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू कीजिए और हम आगे के क्लास में इसको फिर से करेंगे, और आप लोग अच्छे से इसको समझिए, देखिए और कल सीखिए, और कल फिर नए क्लास में आएंगे। हमारे पास तो अभी लॉकडाउन के कारण मार्केट भी नहीं जा पा रहा हूँ, और कोई भी हमारे पास सही संसाधन नहीं है, जिसके कारण मैं
काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो सिंपल जो घर में मोबाइल यूज होता है उसी के सहायता से रिकॉर्ड करके लेक्चर और आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो आप लोग अपना तो हेल्प कीजिए, अगर लगता है इससे आपका फ्रेंड का भी हेल्प हो सकता है तो ज़रूर उसे भी शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।